आज हम स्किन के बारे में, जल्दी बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से ये जल्दी बीमारी असरअंदाज होती है, किसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। और ये जो बीमारी है, जो स्किन एलर्जी है, बेसिकली एक रोज़ेशिया इस बीमारी का नाम है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बीमारी किस तरह, इसकी क्या अलामात क्या होती हैं, किस तरह ज़ाहिर होती है, तो ये सब इस तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। वेदर भी चेंज हमारा हो रहा है, जहनी दबाव भी है। फिर जब वेदर चेंज होता है, ठंड में इजाफा होता है, तो हम बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तेज़ मसाला जात। हम पाकिस्तानी है ना, तो बस किस तरह से हमने बचना है इससे। तो हमारे साथ माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट जनाब डॉक्टर किंजा आफ्ताब साहिबा एक बार फिर से हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किंजा, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। ये जी, आज हम रोज़ेशिया पे बात कर रहे हैं। क्या है ये रोज़ेशिया? इसका नाम तो रोज़ एक, हाँ, तो क्या है ये बीमारी? जी बिल्कुल, जैसे आपने राइटली स्पॉट किया कि ये रोज़ेशिया से रोज़ से ही है, मतलब रोज़ी चीक्स। कि आप कुछ लोगों की देखते हैं कि बहुत रोज़ी चीक्स होती हैं और रेडनेस रहती है, और ख़ासतौर पे बहुत फेयर स्किन जो होती है उसमें हमेशा जैसे ही वो धूप में निकलते हैं तो रोज़ी चीक्स हो जाती हैं। तो हमें देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो बेचारे बहुत इरिटेशन में होते हैं क्योंकि उनकी स्किन में जलन हो रही होती है, और जो है सेंसिटिविटी होती है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, जो कि सूरज से एलर्जी होती है। तो कुछ फेयर स्किन लोगों में, जैसे कि जिनकी स्किन टाइप 1 और 2 है, जिसमें ब्राउन पिगमेंट बहुत कम होता है, वो सूरज को या हीट को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो एक ये कुदरती अमल भी होता है कुछ लोगों में। लेकिन हमारे पाकिस्तान में चूँकि लोगों की बहुत फेयर स्किन नहीं है, हम थोड़ा से ब्राउनिश वीटिश कॉम्प्लेक्शन में आते हैं, तो हमारे ज़्यादातर लोग जिनको रोज़ेशिया होता है वो कुदरती नहीं होता है, बल्कि वो ऐसी वाइटनिंग क्रीम्स जिनमें मर्करी और स्टेरॉइड्स होते हैं, गोरा करने वाली क्रीमें लगाने की वजह से रोज़ेशिया हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड रोज़ेशिया, कि स्टेरॉइड वाली क्रीमें लगा लगा के आपने स्किन पतली कर ली है, सही। और जैसे ही आप निकलते हैं बाहर धूप में तो आपकी स्किन में जलन शुरू हो जाती है और रेडनेस शुरू हो जाती है। तो इस रोज़ेशिया पे ज़्यादा बात करना बनता है। ठीक है। मतलब ये एक्नी या एलर्जी, इसको आप कह सकते हैं, वो जो रेडनेस इससे, और पिगमेंटेशन भी फिर होती है ना, कुछ लोगों की छाइयाँ, और वो कुछ ख़वातीन जो कि फार्मूला क्रीमें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, उनकी स्किन पे मैंने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी रोज़ेशिया की बात करेंगे। ये अब उनके पूरे आप चीक्स देखिएगा ऐसे, उनके और पिगमेंटेशन तो इतनी प्रोमिनेंट हो रही होती है उनकी, क्योंकि एकदम उनका कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज तो हो जाता है, लेकिन वो भी गोरा चिट्टा नहीं आप उसको कह सकते, वो हल्दी माइल, वो पिलपिला सा एक कलर होता है, पीला येलोश, उनका वो वाइटनिंग होती है। बिल्कुल, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, क्योंकि शुरू में जब आप फार्मूला क्रीम्स लगाएंगे तो उसमें इतना ज़्यादा स्टेरॉइड्स हैं कि एकदम 1-2 दिन के अंदर ही आपको एक मेजर चेंज नज़र आएगा, कि एकदम से आप गोरे हो गए हैं या पीले हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, 1 से 2 महीने में ही आप फील करेंगे कि आप धूप में निकलते हैं तो रेडनेस होती है, इरिटेशन होती है, जलन होती है। आप चूल्हे के पास जाते हैं तो स्किन में जलन शुरू हो जाती है, और फिर थोड़ी दिनों में आपको छोटी छोटी ब्लड वेसल स्किन के नीचे नजर आना शुरू हो जाती हैं, और थोड़ा सा और अरसा गुजरता है तो वहाँ पे छाई आना शुरू हो जाती है, और लंबे लंबे बाल उगना शुरू हो जाते हैं फेस के ऊपर। ये सारे स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो फार्मूला क्रीम्स के। तो ये रोज़ेशिया जो है, ये सिर्फ स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से होती है ये बीमारी? वैसे पाकिस्तान भी हो सकती है, इसकी कोई और भी रीज़न हो सकती है? पाकिस्तान में 90% लोगों को फार्मूला क्रीम्स लगाने की वजह से हो रही है। वैसे जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि ये नॉर्मल लोगों को होती है जिनका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। अगर आप कॉकेशियन लोगों में ज़्यादातर होती है, वैसे ये अर्ली एज से ही शुरू हो जाती है। कॉकेशियन लोग जो कि बहुत गोरे होते हैं और उनमें ब्राउन पिगमेंट नहीं होता, तो जैसे ही धूप में जाते हैं तो उनको रेडनेस होती है। जैसे गोरे लोगों को आप देखें ना, अंग्रेजों को देखें, तो उनके रेडनेस रहती है, स्पॉट होते हैं उनकी स्किन के अंदर, स्पॉट्स भी बनते हैं छोटे छोटे, वो फ्रैकलिंग है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो सब ये सब इसी चीज़ का और उनकी स्किन बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत क्लियर होती है, बहुत मोस्टली जो होते हैं ना, अब दूर से बड़ा अच्छा लग रहा होता है, करीब जाके आप देखते हैं तो उनकी स्किन बिल्कुल भी फाइन नहीं होती है। इवन मतलब रंग तो ज़ाहिर है उनका कुदरती तौर पे गोरा होता है, गोरे होने के साथ उनकी स्किन बड़ी अजीब सी होती है ना। ऐसे ही है क्योंकि वो सूरज को टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारी स्किन अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई है, हमें ब्राउन पिगमेंट दिया है, हम सूरज को टॉलरेट कर सकते हैं, और हमारी स्किन बिल्कुल इवन रहती है बहुत लेटर ईयर्स तक भी। एजिंग के साथ भी हमारी स्किन का टेक्सचर इवन रहता है, कॉम्प्लेक्शन इवन रहता है,
जबकि गोरों की स्किन बहुत जल्दी फ्रैकलिंग का शिकार हो जाती है क्योंकि उनमें सूरज को टॉलरेट करने की इतनी सलाहियत नहीं होती। अच्छा, मौरूसी भी होती है ये? जी बिल्कुल, कुछ मौरूसी भी आती है। मौरूसियत इसी तरह से है कि गोरा रंग है, गोरा रंग आगे ट्रैवल हुआ तो उसमें रोजेशिया नेचुरली भी होता है। फिर रोजेशिया की कुछ फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट, जिसमें एक्नी भी बनना शुरू हो जाती है, पस वाले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और कुछ लेटर स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो अक्सर लोगों के नाक बड़े बड़े हो जाते हैं। नाक का टेक्सचर ख़राब हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्नी बन के और ओपन पोर्स हो के स्वोलन नाक होता है, उसको राइनोफाइमा कहते हैं। ये रोजेशिया की 4th स्टेज होती है। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन स्टेज जो है वो बार बार यही मैं बताऊंगी कि वो फार्मूला क्रीम। और ये आप कह रही हैं 4th स्टेज होती है, 4th स्टेज में आके अब नाक तक उनकी स्वेल हो जाती है और ये तो बड़ा डेंजरस चीज़ है जो आप बता रही हैं। जी डेंजरस इस तरह से कि कॉस्मेटिकली वैसे इंटरनल सिस्टम्स बिल्कुल ठीक होते हैं, ये सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम है। तो उसको आप सर्जिकली ठीक कर सकते हैं, लेजर्स के साथ ठीक कर सकते हैं। स्ट्रेस है इसमें? अच्छा, इसको भी हम इसमें आपने कहा सनलाइट्स हैं, सूरज जाहिर है, इसमें गर्म मशरूबात, मसाला वगैरह, ये सब चीज़ें क्या ऐसे पेशेंट्स को करना चाहिए जिनको ये ज़ाहिर स्किन डिजीज़ हो गई है, बचना कैसे है? जी, किसी भी वजह से हुई, अगर रोजेशिया हो गया है तो आपकी स्किन सेंसिटिव है, सिर्फ धूप और हीट से सेंसिटिव नहीं है, बल्कि अगर आप स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी स्किन में हीट अप होगा और सेंसिटिविटी होगी। अगर आप कॉस्मेटिक्स लगाएंगे जैसे जिनमें बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आप रेटिनॉल लगाना, आजकल बहुत हाइप है जी, रेटिनॉल लगाना है, लगाना है, या AHA BHA पील्स लगाने हैं, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम्स लगाने हैं, तो ये रोजेशिया वाले लोग बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। वो अपनी स्किन का बैरियर डैमेज कर लेंगे और उससे और सेंसिटिविटी होगी। तो फिर वो क्या करें बेचारे? उनको सिर्फ एक माइल्ड खराब तो वो कर चुके हैं, अब करना क्या है उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ ऐसे जेंटल क्लेंजर्स यूज करने होते हैं जिनमें सिर्फ मॉइस्चराइजिंग चीजें हों। लाइक अब कमर्शियल नेम्स तो नहीं लूंगे, बहुत अच्छे सोप्स आते हैं जिनमें सिर्फ मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा ये कोशिश करें कि ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें जिसमें फ्रेगरेंसेस ना हो, लाइक खुशबूदार कॉस्मेटिक्स ना हो। और उनमें बहुत एक्टिव ना हो, जैसे आज नाइसिनामाइड वाले भी आ रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड वाले भी, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। सिर्फ मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स यूज़ करने हैं और सनब्लॉक वो यूज़ करना है जिसका फिजिकल बैरियर बहुत अच्छा हो, यानी कि जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिसकी वाइट कास्ट होती है, तो वो वाले सनब्लॉक्स इनको सूट करते हैं। और ऐसे ही इन्होंने इन सारी चीज़ों का अगर ये ख्याल रखेंगे, टोनर्स इस्तेमाल नहीं करने। टोनर इस्तेमाल करने से क्योंकि वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, बड़े एस्ट्रिंजेंट होते हैं, तो इरिटेट होगी स्किन। तो इस तरह कोई भी एक्टिव्स जो इरिटेट कर सकते हैं स्किन को, उसको अवॉइड करना है, स्पाइसेस को अवॉइड करना है और स्किन का एक बैरियर कंप्लीट करके रखना है विद जिंक बेस्ड क्रीम्स और जिंक बेस्ड सनब्लॉक्स, तो काफ़ी हद तक मसले मसाइल ठीक है। अच्छा डॉक्टर किंजा, ये जो पेट्रोलियम जेली है जी, ये कहते हैं कि हर तरह की इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी, ठीक है, सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। कितने अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्टीन्यूसली? अगर हम लगातार आप पेट्रोलियम जेली सिंपल वाली अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? हाँ जी, समटाइम्स ये साइड इफेक्ट होता है कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इस्तेमाल करने के बाद शायद हम, जैसे आपने इस्तेमाल की तो 4-5 घंटे के बाद क्लेंजिंग नहीं की, तो उससे क्या होता है, पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं, एक्नी होना शुरू हो जाती है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बाद चेहरा अच्छे से धोएं, वॉश करें और फिर कुछ और जो भी आपने अपना सन ब्लॉक लगाना है, लेयर दर लेयर आप चीज़ें नहीं लगा सकते। लाइक रात को पेट्रोलियम जेली लगाई थी, सुबह उठ के चेहरा सही से वॉश भी नहीं किया, उसके ऊपर अच्छा सा वो सन ब्लॉक लगा लिया थिक लेयर, तो क्लॉग हो गया, आपकी स्किन को ऑक्सीजन ही नहीं मिली और क्लॉग हो गए पोर्स, तो एक्नी होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा, ये रोजेशिया पे हम चूंकि बात कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं और क्या इसकी अलग अलग होती हैं हर टाइप का अलामत? जी, हर अलामत बिल्कुल सबसे पहले स्टार्ट होती हैं, इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा। फर्स्ट टाइप में ये होता है कि सिर्फ रेडनेस होती है हल्की सी, आप धूप में जाते हैं और ये सिर्फ फेस पे होती है पूरी बॉडी पे? नहीं, ये सिर्फ फेस का होता है। अच्छा, फेस में ये बीमारी सिर्फ चेहरे पे होती है, ये रोजेशिया? जी बिल्कुल, ये चीक्स से स्टार्ट होती है, दोनों चीक्स इसका प्राइम लोकेशन होती हैं, लेकिन समटाइम्स ये नोज पे भी आ जाती है और प्रोमिनेंट एरियाज जो कि सूरज को प्रोमिनेंट होते हैं ना, जैसे माथे का फ्रंट और चिन का फ्रंट, ये जो आपके फेस पे प्रोमिनेंट एरियाज हैं,
वहाँ पे ये ज़्यादा अटैक करती है। तो सबसे पहले रेडनेस से शुरू होगी और उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड स्टेज जो होती है वो ओवरलैपिंग होती है। उसमें आपको रेडनेस भी होती है और साथ में दाने भी बनते हैं। अच्छा। और दानों के साथ साथ पस वाले दाने भी होंगे और ये मिक्सचर रहेगा। सेकंड और थर्ड जो है वो ओवरलैपिंग स्टेजेस होती हैं। फिर फोर्थ स्टेज में आपकी वो जगह जहाँ पे बहुत स्फेयर रोजेशिया है वहाँ पे स्किन का ऐसा रिएक्शन होता है कि स्किन मोटी होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अभी राइनोफाइमा की बात की कि नाक मोटा होना शुरू हो जाता है, ये माथे का एरिया मोटा होना शुरू हो जाता है, ये चिन जो है वैसे आपने अक्सर देखा होगा ओल्ड एज आपको नज़र आते हैं मेल हजरात, ऐसे मोटा सा नाक होता है, बड़े बड़े उसमें ओपन पोर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो अक्सर राइनोफाइमा होता है। तो उसको आप लेजर्स के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं और कुछ सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं जिसके साथ ट्रीट किया जा सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है ये बीमारी खवातीन में? जी, रोल है, बहुत मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं उनके। बिल्कुल, हार्मोन्स का रोल है लेकिन कम रोल है, इतना ज़्यादा रोल नहीं है। कुछ हार्मोनल फेजेस ऐसी होती हैं जिसमें मतलब आज का टॉपिक इतना सेंसिटिव और इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको हम मतलब डिस्कस करते हुए भी ज़्यादातर रिजल्ट्स यही सामने आ रहे हैं कि आपने कोई गलत प्रोडक्ट अगर फेस पे लगा लिए तो ये 90% आपने कहा केसेस पाकिस्तान में 90% केसेस फार्मूला क्रीम्स की वजह से और ये सिर्फ फेस पे है, ये एलर्जी होती है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता टाइमली तो फिर इसके क्या हो सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स? जी, फिर ये होता है कि अक्सर ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं तो क्या होता है कि वो स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो चुकी होती हैं। आप जैसे ही लगाते हो तो थोड़ा सा एक तो सुकून मिल जाता है, वो रेडनेस और जलन थोड़ी ख़त्म हो जाती है और ये होता है कि जैसे ही छोड़ते हो फिर वो डलनेस और बाल और छाइयाँ, अब वो साइकिल तो चल रहा है, आपकी स्किन तो वक्त के साथ साथ इतना काला और खुदा ना खास्ता देखे हुए ना ऐसे केसेस। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जब ये स्टेरॉइड्स वाली फार्मूला क्रीम्स एक्शन भी करना छोड़ जाती हैं क्योंकि स्किन बिल्कुल डेड हो चुकी है, वो इतनी थिन आउट हो चुकी है, पेपर थिन स्किन होती है, अंदर से सारी ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होती हैं, ऊपर छाई होती है और लंबे लंबे बाल निकल रहे होते हैं। तो ऐसी स्टेज में स्किन को वापस लाना या उसको दोबारा ज़िंदा करना इतना मुश्किल काम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले उस स्टेरॉइड वाली फार्मूला क्रीम से लोगों को वे करना, वापस लाना कि इसको छोड़ दें प्लीज़, ये समझाना एक बहुत मुश्किल अमल होता है कि क्योंकि वो समझते हैं कि जब हम लगाते हैं तो हम थोड़ा बेहतर फील करते हैं क्योंकि वो टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। तो एक उस वहाँ से छुड़वाना और उसके बाद फिर एक लंबी ट्रीटमेंट्स शुरू करना कि स्किन को जगाया जाए और कुछ कोलेजन बनाया जाए और स्किन की असली हालत में इसको वापस लाया जाए, वो एक बड़ा सब्र आजमा काम होता है। स्किन वापस आ जाती है या सिर्फ कंट्रोलेबल है ये डिजीज़? जी, वापस आती है लेकिन सब्र आजमा काम है। लाइक इसमें 6 महीने से 1 साल का अरसा दरकार होता है और मुसलसल ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं और कुछ स्किन बैरियर क्रीम्स देनी पड़ती हैं जिससे स्किन वापस आना शुरू हो जाती है, लेकिन कितने % वापस आएगी ये हम गारंटी पेपर स्किन आप कह रही हैं तो वो तो इतनी सेंसिटिव है, उस पर तो आप लोग भी ज़्यादा काम करते हुए डरते होंगे। लेज़र भी इसका कोई ट्रीटमेंट होता है कोई ऐसे? आप कैसे किस किस्म के प्रोसीजर्स और क्या करते हैं? जी, सबसे पहले छाई के लिए तो हमारे पास कुछ टॉपिकल ब्राइटनिंग क्रीम्स होती हैं जो कि मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे अल्फा आर्बिटिन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये रिकमेंडेड एविडेंस बेस्ड मटेरियल्स हैं जो कि ब्राइटनिंग करते हैं। उसके साथ फिर हम कुछ उनको कंबाइन करते हैं विटामिन सी प्रोडक्ट्स के साथ जिससे कोलेजन बूस्ट होता है। सनस्क्रीन मस्ट होता है ऐसे लोगों के लिए, सनस्क्रीन मस्ट लगाना है, जैसे मैंने अभी बताया जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वाइट कास्ट वाले सनस्क्रीन इनके लिए बेस्ट होते हैं। उसके बाद हम कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ लेजर्स होती हैं, बड़ी लाइट लेजर्स होती हैं जो जलाती नहीं है स्किन को, लेकिन पेनफुल भी नहीं होती हैं, बस आपके जाके पिगमेंट को ब्रेक कर देती हैं। जिनको छाइयाँ पड़ी होती हैं वो पिगमेंट ब्रेक हो जाता है, फिर उसको हम कंबाइन करते हैं PRP माइक्रो नीडलिंग्स के साथ। बड़ी सटल, बड़ी 0.5 mm की डेप्थ पे रख के हल्की सी माइक्रो नीडलिंग करते हैं जी, ताकि कोलेजन बूस्ट होना शुरू हो। तो और उसके बाद बालों के लिए हमें हेयर रिमूवल लेजर्स करने पड़ते हैं, लेकिन हेयर रिमूवल लेजर्स थोड़े से हार्श लेजर्स हैं तो उनको हमेशा हम एंड पे रखते हैं, बाद में रखते हैं जब स्किन रिपेयर हो जाएगी। तो ये पूरे साइकिल्स चलते हैं, 4-5 ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर जाके स्किन कुछ जागती है। तो फिर आप ऐसी खवातीन जो आपके पास केसेस आते हैं, क्योंकि गोरा होना जी ठीक है हर एक की ख्वाहिश है, तो क्या इसका फिर कोई और भी तरीका उनको सजेस्ट करती हैं, कोई ट्रीटमेंट करती हैं? जैसे वाइटनिंग ड्रिप्स हैं आजकल, तो पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे ऑथेंटिक ट्रीटमेंट्स हैं इसके लिए जो कि आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको ब्राइटनिंग लेजर्स की बात की है। अच्छा। ब्राइटनिंग लेजर्स ऐसे लेजर्स हैं कि लोग एज अ फेशियल ही लेते हैं उनको, कि आप ब्राइट हो जाते हो फॉर 1 मंथ पूरा, जैसे क्यू स्विच लेजर है, मुझे बहुत पसंद है। तो उसके कितने सेशन होते हैं? इसको एज अ फेशियल आप देखेंगे। अच्छा। क्योंकि हम वेटिश हैं, हम थोड़े ब्राउन हैं, तो जब एक दफ़ा लेजर ने किया ना तो लेजर ने आपका पिगमेंट उड़ा दिया स्किन के ऊपर से, आप 1 to 2 टोन्स लाइटर हो गए। अब 1 मंथ तक आप लाइटर ही रहोगे, लेकिन नीचे आपकी नेचुरल स्किन है ना, उसने
पिगमेंट बना के ऊपर लाना ही लाना है 1 मंथ के बाद। तो जैसे आप सैलून में 1 मंथ के बाद फेशियल लेते हो, तो इसको भी हम फोटो फेशियल आपने अगर 1 महीने के लिए ये सेशन ले लिया, जैसे डॉक्टर किंजा बता रही हैं, तो 1 महीना आपका आराम से गुजर जाएगा। स्किन आपकी ब्राइटनिंग भी होगी और साथ में कोलेजन भी बनेगा, कोलेजन बूस्टिंग लेजर्स, और खुद से फील आना शुरू हो जाता है। आप कह रही हैं कि आपकी थर्ड डे पे आपको खुद पता चलता है कि। और एक सेशन कितना, अगर हम इसका वैसे पता आपसे जानना चाहें तो क्या कॉस्टली तो नहीं है ज़्यादा? थोड़ा सा कॉस्टली तो होगा, जाहिर है ये लेजर्स हैं, लेजर्स की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप अच्छे लेजर से कराएंगे, अच्छे ब्रांडेड अमेरिकन लेजर से काम कराते हैं, तो वो तकरीबन 10,000 के अराउंड आपका खर्चा और इतना तो फेशियल में भी दे देती हैं ख़वातीन। आप सैलून में जाते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा वो चार्ज कर लेती हैं। समटाइम्स सर्विसेज ज़्यादा हो जाती हैं। यस, वो ये भी करवा लें, फलां भी करवा लें, साथ में 10 सर्विसेज और बता देती हैं, तो वो तो फिर ज़्यादा पैसे ले। मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। तो इसके अलावा और बताइएगा, स्किन को पिगमेंटेशन, इसमें आपने कहा रोजेशिया की हम चूँकि बात कर रहे हैं, इसमें हेयर्स आ जाते हैं फेस पे। कुछ लोगों के ना डॉक्टर किंजा, ये जो एरिया होता है चिन और यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं जी, तो इसकी क्या रीज़न? ये हार्मोनल है या क्या मतलब? जी बिल्कुल, इसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। हिर्सुटिज्म का मतलब है कि हार्मोन प्रोन एरिया में बालों का आना, या फीमेल्स में ऐसी जगहों पे बालों का आना जहाँ मेल्स के आते हैं, लाइक बियर्ड एरिया में बालों का अगर फीमेल्स में आ जाए तो ये हार्मोनल है कि आपके जो मेल हार्मोन्स की सतह है, या तो वो आपके ब्लड में ज़्यादा है, या फिर आपके फीमेल हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो गए हैं। तो उसकी वजह से फिर आप PCOS की तरफ जा रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी एक सिम्टम ये होता है कि आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, सर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और एक्ने शुरू हो जाती है। तो ये एक 4-5 और वेट गेन भी इसका एक सिम्टम है। तो ये 4-5 एक सिम्टम्स का एक क्लस्टर है जो हमें बताता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा जो मेन इफेक्ट है ना, वो आपके वेट रिडक्शन से शुरू होता है। आप वॉक शुरू कर दें तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो आपका PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ और कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं इनके, लेकिन आपका मेजर चंक जो है ना वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज से। तो डाइट में ऐसे पेशेंट्स को, ऐसी खवातीन को क्या सजेस्ट करती हैं आप? देखिए, उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ब्स छोड़ दें। आपके जो फाइन शुगर्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, मीठा है, या ऐसे कार्ब्स जैसे आप मैदे की रोटी, आजकल हम वाइट आटे की रोटी खाते हैं, तो उसमें अगर चॉकर डाल लें, थोड़ा सा फाइबर ऐड कर लें, तो एक तो कार्ब्स को कट डाउन करें और प्रोटीन कंटेंट बढ़ा लें। प्रोटीन कंटेंट का मतलब है आपका चिकन हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, चने हो सकते हैं, और आपका सैलड। ठीक है, इस कंटेंट को जितना फाइबर और प्रोटीन को बढ़ाते जाएंगे और कार्ब्स को कम करते जाएंगे और साथ एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर किंजा आपके आने के लिए।